क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ये अध्याय 6 का है, नगर प्रशासन। ठीक है। एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है और शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती है और यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधाएं होती है और अस्पताल होते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है इन सब के बारे में? और ये सब कैसे इतना सुचारू रूप से चलता है? तो इन सब का जिम्मेदार कौन है और कौन निर्णय लेता है और ऐसी योजनाएं कैसे बनाई जाती है और कौन लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। तो शंकर ने अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसीलिए उसने इस उम्मीद से कि वो कैच आउट हो जाएगी और एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। उल्टा ही रेहाना ने इतनी तेज़ी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे ये मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम ये नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा और क्योंकि जो हुआ वो इससे बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। ठीक है। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी। जो पिछले हफ्ते उनका क्या है, निर्मला मौसी का खिड़की टूट गया था, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे और अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे। और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है ना। तो अब देखेंगे कि गली का ट्यूबलाइट कौन बदलता है। तो माला का घर सबसे पास था और चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ तो खास तो पता नहीं, पर यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। और उन्होंने सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई है और जाओ उनसे पूछ लो। और माला, तुम जल्दी घर वापस आना। ठीक है। वो पास के घर में गई कि पूछा कि ये पैसा किसको देंगे और कौन इसका जिम्मेदार है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो उन्होंने बताया कि एक पास में हमारे जो खाला है, हमारे जो मौसी है यास्मीन मौसी, वो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है नगर निगम से, जाकर उनसे पूछिए, वो बताएंगे कि ये कौन ठीक करता है। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। चारों तोड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल पूछकर यास्मीन खाला बड़े ज़ोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है। ठीक है। इसका उन लोग बच्चों का जो बात सुन के यास्मीन खाला हंस पड़ी और बोला कि इसके पीछे कोई एक आदमी नहीं है, तुम पैसा दे सकते हो, एक बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा कचरा यानी कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों और बाज़ारों की सफाई का काम करती है। नगर निगम का काम क्या क्या होता है? जो कूड़ा होता है, जो पानी की सुविधा होती है, इन सब का व्यवस्था नगर निगम करता है। सड़कों पर लाइट की व्यवस्था और सड़कों और बाज़ारों की सफाई का काम यही लोग करते हैं, नगर निगम के लोग। ठीक है। माला बोली, हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे जो नगर निगम द्वारा लोगों की मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कर रही हो। नगर निगम का काम सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैले। यह स्कूल स्थापित करता है। ठीक है। और उन्हें चलाता है। देखिए, जो नगर निगम है, ये लोग क्या करते हैं, शहर में बीमारियां भी फैलने नहीं देता और इसके बारे में वो स्कूल स्थापित करता है, फिर उन्हें चलाता है और शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले जो नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। क्या होता है? जो नगर प्रशासन चलाता है उसको क्या कहेंगे? नगर निगम ना। जो नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान होते हैं उसको क्या कहेंगे? नगर निगम।
अगर बात करें छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। तो ये छोटे कस्बे की बात करें तो इसको नगर पालिका कहते हैं। अब देखते हैं इस सूची में कुछ दिया हुआ है, इसको बनाना है आपको। निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। बच्चे ने फिर से सवाल किया कि पार्क बनाते कौन है। तो इन सब के बारे में उन सब बच्चों को काफ़ी खुशियाँ हो रही थी, और यास्मीन खाला को भी। ठीक है, खाला ने जवाब दिया कि नहीं रेहाना, मैं तो निगम का लेखा विभाग यानी अकाउंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। और चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं। अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा, इन सब का निर्णय कौन लेता है? निगम पार्षद लेते हैं। ठीक है, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। देखिए, जो शहर होता है ना उसको अलग अलग वार्ड में बांटा जाता है, और हर पार्षद में मतलब जो हर नगर होता है उसका निर्णय लेने वाले भी ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। देखिए, जो शहर होता है तो वो अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, और फिर हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव भी होता है। जितने भी वार्ड हैं उसका एक पार्षद का चुनाव भी होता है। फिर नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा जो जटिल निर्णय पार्षद के समूह द्वारा लिए जाते हैं वो कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं। ठीक है, जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। उदाहरणतः एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के कुछ मुख्य नाले की सफाई होती है, तो पार्षदों की समितियां ही पानी कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक वार्ड की बात करें तो वार्ड के लोग क्या करते हैं? पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां एक पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, और उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। जो आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। ठीक है, जो पार्षद होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, और जो आयुक्त होते हैं, जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, उन सबको सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है। ठीक है, तो नगर निगम में ये निर्णय कैसे किए जाते हैं? तो रेहाना ने पूछा। वो कभी सोचना बंद ही नहीं करती थी। ठीक है, जो रेहाना है वो सोचते सोचते बार बार क्वेश्चन करती है। तो नगर निगम में ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं? ठीक है, ये फिर से जवाब प्रश्न पूछी रेहाना ने। तो बच्चों के सवालों में खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया कि सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है, और उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। ठीक है, सबके साथ मिलकर एक बजट बनाया जाता है, फिर उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया गया। ठीक है, यास्मीन जी काफ़ी खुश थे क्योंकि वो अपना काम उनके बारे में किसी बड़े ने तो नहीं पूछा और ना ही बातचीत किए, तो अब बच्चों के साथ में उन्हें अपना अनुभव बांटने का भी अच्छा मौका मिला ना। देखिए, जो नगर निगम होता है ना, पैसा कहाँ से मिलता है? नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम ये राशि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करता है। ठीक है, इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए करके टैक्स आता है, और जो कर वो राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। ठीक है, जैसे सड़क पर कर लगता है, सड़क पर टैक्स लगता है, उसी तरह स्थानीय जैसे आपका पार्क पर लगता है, इन सारी चीज़ों से कर इकट्ठा होती है और इसी से
नगर निगम को पेश आता है। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है। साथ ही पानी व अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 20-25 से 30% पैसा ही आता है। ठीक है। अब बात करें शिक्षा पर भी कर लगता है। जो शिक्षा है ना उस पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा कि हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं और जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। जो जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है वो सामान्य तरह के कर अधिक देता है। ठीक है। अब देखते हैं, शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। तब खाला ने क्या बोली, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। देखिए जो शंकर है ना, शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा तो अगर हमारा शहर तो इतना बड़ा है तो इसकी देखभाल के लिए बहुत सारे लोग भी होंगे और बहुत सारे लोगों की भी ज़रूरत होगी। तब तो उस नगर निगम में ढेर सारे लोग भी काम करते होंगे। अब तक क्रिकेट के मैचों और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था शंकर ना। फिर काला से क्वेश्चन करने लगा इस तरह से। अब दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। देखिए जो खाला बता रही है कि जो बात है, दरअसल बात यह है कि शहर में जो काम है ना उसको अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। सबका अलग अलग विभाग होता है। जल विभाग, कचरा इकट्ठा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग, इस तरह से सबका अलग अलग पार्ट होता है। ठीक है। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी, फिर भी बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चलनी पड़ी। खाला बहुत अच्छे से बता रही थी लेकिन फिर भी बताते बताते वो बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लाने गई। ठीक है। अब जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपनी कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज़ में कहीं वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह कहाँ जाता है? देखिए फिर ऊंची आवाज़ में वहीं से बोला कि यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वो जाता कहाँ है? तो बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया, इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो कचरा लगभग हर गली में फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल रहा, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियाँ भिन भिनाती रहती है और आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से उनके बच्चे बीमार ना पड़ जाए ना। लोगों का विरोध। अब लोगों का विरोध क्या है? यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज़ थी। वे सलाह लेने मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी के इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कर सकती थी क्योंकि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से अपने वार्ड के पास जाने का बात कर रही है गंगाबाई। देखिए जैसे पुनर्चक्रण वाला कुछ चीज़ें तस्वीर से दिख रही है कि व्यक्ति कई तरह लोग बड़े समय से कागज, कांच, प्लास्टिक और धातु का पुनर्चक्रण कर रहे हैं। तो घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कबाड़ी वाला एक मुख्य भूमिका निभाता है ना। अब देखते हैं गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। फिर गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की और पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। और साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए, यानी एक चिट्ठी की अर्जी पर, एक मांग पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। ठीक है। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए
और उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय कर्मचारी यानी स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फ़ायदा होगा क्योंकि अब सफाई अभियंता भी अब आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी ख़राब है। ठीक है, जो कर्मचारी है, जो स्थायी कर्मचारी है, जो सफाई कर्मी है, अभियंता, उन सबको भी साथ में लेकर जाएंगे ताकि उनके द्वारा ज़्यादा अच्छे से पता लगे कि किस तरह से इसको साफ़ किया जा सके और उस दिन और कितनी हालत ख़राब है उन सब के बारे में अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के लोग दस्तखत किए जा सके और अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गई और आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जो गंगाबाई है घर घर जा कर के सबका दस्तखत लिए, फिर कुछ महिलाओं के साथ उन्होंने दफ्तर गए और आयुक्त पूरे समूह से मिले और उन्होंने बहाना बनाने लगा कि अभी पर्याप्त ट्रक नहीं है। और गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा, और नहीं तो क्या। उसने फ़ौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएगी। जो नगर निगम है वह काम करना नहीं चाह रहा था, वो बहाना बना रहा था, लेकिन खाला भी हैं, जो गंगाबाई भी हैं, उन्होंने भी अपना चेतावनी देकर आई कि अगर 2 दिन के अंदर ये काम नहीं हुआ तो हम लोग धरना में बैठ जाएंगे। ठीक है, जो खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला है। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताई वो यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उससे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं। ठीक है, जो निजी ठेकेदार रखा है, जो निजी अपने अंडर में रखा, तो उसको क्या कहेंगे, निजीकरण। इसका मतलब है कि वो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे, वही काम अभी निजी कंपनियाँ करती है। ठीक है, निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत पैसा कम देते हैं। ठीक है, जो निजी ठेकेदार होता है ना, तो अब जिस मजदूर को कचरा उठाने काम करवाते हैं उनको पैसा बहुत कम देते हैं और इस प्रकार से उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है और कचरा उठाने के काम काफ़ी खतरनाक भी होते हैं। अक्सर उनके पास अपनी सुविधा के साधन भी नहीं होते हैं। अगर काम करते हुए घायल हो जाए तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता। इस प्रकार से काम करते हैं निजी अधिकारी लोग ना, निजी ठेकेदार लोग। तो क्या आगे देखते हैं, तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। तो 2 दिन कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया तो जोरदार नारे लगाए गए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। यह तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। माला ने कहा। वो अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। ठीक है, इस प्रकार से सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया और उन्हें इसका आभास तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, और मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुई नहीं, और अभी आगे है। और बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है। घर पर अभी 2 कूड़ेदान है और वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? अभी जो 2 कूड़ेदान है वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक कांच जैसे न गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम कचरे की छटाई कर देते तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग जो कूड़ेदान में कूड़ा रखते हैं तो 2 तरह का कूड़ा रखते हैं, तो इसमें इस प्रकार से क्या होता है, नगर निगम का काम आसान हो जाता है ना। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। और बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचाना था, और आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। देखिए, जो हमेशा अंधेरा रहते ना उसके मुकाबले ज़्यादा अंधेरा था, और उन्होंने ऊपर देखा कि फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े।
अब देखते हैं 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। देखिए 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था और सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों का, होटलों का और कूड़ा कचरा पास की नली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। ठीक है, इससे सफाई कर्मचारी को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होता था और ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और बदतर हो रही थी ना, बदतर हो गई थी। और प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है और सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा और प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। ठीक है, बात करें चंडीगढ़ के बाद सूरत है ना, साफ सुथरा में, साफ शहर के नाम पर। और इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुई। फ्रेंड्स, आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।